एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने कल भूटान समकक्ष लोटे शेयरिंग के साथ दूसरे चरण के तहत रुपे कार्ड का शुभारंभ किया। इस सुविधा के जरिए भूटान के नागरिक भी भारत में रुपे नेटवर्क की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री और शेयरिंग ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्ड रुपे का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस कार्ड के पहले चरण को 2019 में प्रधानमंत्री ने भूटान यात्रा के दौरान लॉन्च किया था। इस दौरान भूटान के प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि भारत इस महामारी से बहुत जल्द मजबूत होकर निकलेगा। भारत टीका विकसित कर रहा है और हम सबके लिए आशा का स्रोत है। लव जिहाद के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए योगी सरकार इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारियां कर रही है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने न्याय और विधि विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव की समीक्षा विधि विभाग कर रहा है। हरियाणा के भागलगढ़ में लव जिहाद के मामले में एक युवती की हत्या के बाद से कई राज्यों की सरकार इसके खिलाफ कानून बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में कानून बनाने की घोषणा कर दी है। इस कानून का मकसद शादी का झांसा, लोभ, लालच और दबाव जैसी घटनाओं को रोकना होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के शादी के लिए धर्म परिवर्तन अवैध होने वाले फैसले पर सहमति जताई थी और इसके खिलाफ सख्त कानून लाने की घोषणा भी की थी। अब इस कानून को लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संगोष्ठी में वेबिनार के माध्यम से संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को भारतीय नारी के सशक्तिकरण और शौर्य का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो भारत का सौभाग्य है कि उनके जैसी नारी ने भारत में जन्म लिया। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर मुख्यमंत्री ने उनके त्याग और बलिदान के लिए उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मीबाई के स्वतंत्र भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने विदेशी हुकूमत से अपनी मातृभूमि की रक्षा की। मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में हमें बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया है। दिल्ली की तरह ही अहमदाबाद में भी कोरोना संक्रमण के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए गुजरात सरकार ने 20 से 23 नवंबर तक अहमदाबाद में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। कर्फ्यू के दौरान दूध और दवाई की दुकानों को ही खोलने की इजाज़त मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों को 23 नवंबर से खोलने का फैसला भी टाल दिया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर सीमा ने 57 घंटों के कर्फ्यू की घोषणा की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता के अनुसार कर्फ्यू के दौरान केवल दूध और दवा की दुकानों को ही खुले रहने की अनुमति दी जाएगी। इस कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाए, इसके लिए गुजरात सरकार ने विशेष कार्याधिकारियों की नियुक्ति की है। भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,882 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 584 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। भारत में लगभग कोरोना के 90 लाख मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 44,807 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिस वजह से इस महामारी से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगभग 84 लाख पहुंच गया है, तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1,32,162 हो गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 5 लाख के नीचे है। कांग्रेस अब अपनी पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराएगी। इसके लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों को डिजिटल वोटर कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने करीब 1,500 कांग्रेसियों की सूची को तैयार करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने इस सूची के लिए कांग्रेस की सभी इकाइयों से प्रतिनिधियों की तस्वीर भेजने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इस बार राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से वापस आना था, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग से उनके रास्ते में मुश्किलें आ सकती हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ पूजा के अवसर पर नागरिकों को 3 बड़े तोहफे दिए। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट दीघा एलिवेटेड का उद्घाटन कर उसे छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जिससे पटना से ट्रैफिक को नई गति मिलेगी। जेपी सेतु से आने वाले वाहनों को एम्स तक पहुंचने में आसानी होगी। सड़क मंत्री मंगल पांडे ने औपचारिक रूप से कहा था कि एम्स दीघा एलिवेटेड रोड का उद्घाटन 2 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। एम्स दीघा एलिवेटेड के बाद सोन नदी पर कोइलवर में नए 6 लेन पुल के 3 लेन वाला हिस्सा छठ के मद्देनजर खोल दिया गया है। ये पुल सभी तरह की गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि इसका औपचारिक उद्घाटन 10 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया जाना है। कोरोना वैक्सीन का निर्माण करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला के अनुसार ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन वर्ष 2021 में अप्रैल के महीने तक लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये वैक्सीन बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए ज्यादा प्रभावी मानी जा रही है। पूनावाला ने गुरुवार को कहा कि स्वास्थ्य कर्मी और बुजुर्ग लोगों के लिए ये वैक्सीन फरवरी के महीने तक उपलब्ध हो सकेगी, लेकिन आम लोगों के लिए ये वैक्सीन अप्रैल के माह में उपलब्ध होगी। आगे पूनावाला ने कहा कि आम लोगों को जरूरी 2 खुराक की कीमत के लिए अधिकतम 1000 रुपये तक की कीमत चुकानी होगी, लेकिन ये परीक्षण के अंतिम चरण के नतीजों के बाद ही और नियामक की मंजूरी पर निर्भर करेगा। पूनावाला के अनुसार भारत के हर नागरिक को ये वैक्सीन लगाने में लगभग 2 से 3 साल लगेंगे, जिसका कारण सिर्फ वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धि न होना ही नहीं होगा, बल्कि बजट, साजो सामान, बुनियादी ढांचे और नागरिकों की रजामंदी पर भी निर्भर करेगा। सरकार द्वारा जारी आदेशों के बाद भी बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर की सफाई का काम अभी भी चल रहा है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय सीवर की सफाई के लिए मशीनों के उपयोग को अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत की है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को सीवर या सेप्टिक टैंक में बिना सुरक्षा उपकरणों के प्रवेश नहीं करना पड़े। पिछले 5 सालों के आय आंकड़ों के अनुसार 800 सफाई कर्मियों की जान सीवर साफ करते दौरान हुई है, जिस वजह से सरकार के कई नियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हुए सुरक्षा उपकरण के कोई भी सफाई कर्मी सीवर लाइनों या फिर सेप्टिक टैंकों में प्रवेश नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के अनुसार विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर 243 प्रमुख शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का शुभारंभ कर दिया गया है। कार्यक्रम के आयोजन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव सुब्रमण्यम ने कहा कि मैनुअल स्कैवेंजर के रोजगार का निषेध और पुनर्वास अधिनियम में मौलिक परिवर्तन आने वाला है। इस परिवर्तन के तहत अब मशीन के जरिए सफाई अनिवार्य हो गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति को कम करने के लिए भारत और चीन दोनों ही देश प्रयास कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर तनाव को कम करने की बात चीन कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद चीन 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सेना के लिए तेजी से बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपने सैनिकों की तैनाती पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। चीन सैनिकों की तैनाती नए सिरे से कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चीन काकाकोरम पास और रेचिन के पास बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के गोबक कैंप से करीब 5.5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दूरी पर पैंगोंग झील के पास में परिसर का निर्माण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज़ लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।